हाँ, अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। रुख़ ज़ेबा तेरी कसम, शाहिदा आज़म, किस्त नंबर 1। नावल बहुत ही स्पेशल है और हमारी वेबसाइट के लिए स्पेशली लिखा गया है, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन के लिए लिखा गया है। कहीं पे भी आपको नज़र आए तो काइंडली इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और नावल ज़रूर पढ़िएगा। इसको स्टार्ट करते हैं जी। ऊँची-नीची पगडंडियों से डर-डर कर गुज़र रही थी, क्योंकि ऐसे खतरनाक रास्ते कब उसने अबूर किए थे। सूरज अपना अलविदाई मंज़र पेश कर रहा था। जाती हुई किरणें इसके चेहरे को मज़ीद 4 चाँद लगा रही थीं। वो अपने बालों की लटों को सँभालते हुए इन रास्तों से गुज़रती हुई हलकान हो रही थी। शरारती लटों ने उसके चेहरे का अहाता किया हुआ था, जो एक हाथ से कभी आराम से और कभी बेज़ार होकर पीछे करती थी। भैया ने बोला था कि इतनी दूर मत जाना मीराल, आज तो तेरी डाँट पक्की है। वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी। 2 आँखों ने दूर से इस परिविश को देखा। दूर से ही साकत हो गई थीं। अपने मुलाज़िम को आवाज़ देकर दूरबीन मंगवाई और जब तक वो अंदर न दाख़िल हुई, वो इसको देखता रहा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चली गई तो इन 2 आँखों की चमक में मज़ीद कई गुना इज़ाफ़ा हो गया। "ख़ान, असफंदियार साहब आपसे मिलने आए हैं।" वो इस परिविश को सोचे जा रहा था कि जब उसके मुलाज़िम ने आकर असफंदियार, जो इसका बिज़नेस पार्टनर था, उसके आने की इत्तला दी, तो वो अपने ख़्यालों से चौंका। "ठीक है, मैं आता हूँ।" ये कहकर वो खूबसूरत पत्थर से आराम आरास्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये एक जदीद तर्ज का कई किनार पर मुहित एक खूबसूरत बंगला था जिसमें बैरूने मुल्क से लाया हुआ आला पत्थर लगा हुआ था। बंगले का बैरूनी हिस्सा ही इतना खूबसूरत था कि जो आता इसमें गुम हो जाता और अंदरूनी हिस्से में दाखिल होकर तो आंखें चुंधिया ही जाती। कई मॉडल की गाड़ियां बाहर मौजूद थीं। हर महीने वो नई मॉडल की गाड़ी लेता था। वो नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो असफंद यार उसी के इंतजार में बैठा हुआ था। उसको देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। "बेहज़ाद खान, इतनी देर तो नहीं लगाता। आज क्या कुछ बिज़ी थे?" असफंद यार जानता था कि वो जब भी आता है तो बेहज़ाद खान ने कभी इसको इतना इंतज़ार नहीं करवाया। आज इसको कुछ देर बैठना पड़ा, इसलिए हैरानगी से पूछा। तो इस परिविश का चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम गया। "खान, क्या कोई चेहरा नया भा गया है क्या?" असफंद यार के दुरुस्त अंदाज़े से बेहज़ाद ने चौंक कर उसे देखा। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे अंदाजे की, बेहज़ाद ने कहकहा लगाते हुए कहा कि इतने में मुलाजिम चाय के साथ दीगर लवाजमात लेकर आ गया। कौन है वो? असफंद यार ने इस पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। अभी तो खुद नहीं जानता, अलबत्ता घर का पता चल गया है। बाकी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। बेहज़ाद ने उसका चेहरा नजरों के सामने लाते हुए कहा। अच्छा, माल की डिलीवरी कब होगी? बेहज़ाद ने संजीदगी से चाय को लबों से लगाते हुए कहा। खान, कुछ दिन लग जाएंगे। असफंदियार ने चाय की चुस्की भरी। लेकिन ये सब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि बेहज़ाद खान को इंतजार करने से सख्त चिढ़ है। वो अपनी भुएं उचकाकर बोला। ठीक है खान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जरा सख्ती है। असफंदियार ने संजीदगी से कहा तो उसने सर हिलाया। वो घर पहुंची तो अहमद लाला उसे खशमगीन निगाहों से घूरा था। तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि अकेली इन रास्तों से ना गुजरा कर, कि तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठती ही नहीं। लाला गुस्से से बोला। मेरे प्यारे लाला, आप हमेशा मेरी वजह से ही क्यों डरते रहते हैं? बिराल ने अपनी बाहें लाला के गले में डालकर लाड से कहा। लाला ने उसे गौर से देखा। सुर्ख और सफेद खूबसूरत गोल चेहरा, सतवा नाक, कातिल आंखें, सुनहरी खूबसूरत बाल। उसकी खूबसूरती को लेकर लाला के दिल में हमेशा से एक डर बैठा हुआ था। मेरी गुड़िया, तुम्हें नहीं पता कि जमाना कितना खराब है। हर कदम यहाँ पर संभल संभल कर रखना पड़ता है। लाला ने इसके माथे पर बूसा देते हुए कहा तो वह बड़े बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। पता है लाला, कभी कभी ना मुझे अपनी खूबसूरती से सख्त चिढ़ होती है, जो मैं खुल के कहीं आ भी जा नहीं सकती। यहाँ जाओ तो वहां ना जाओ, हर वक्त इस बात का रोना पड़ा रहता है। वो मुंह फुलाकर बोली तो लाला ने प्यार से उसके सर पर चपत लगाई। मेरी जान, मेरे बस में हो तो मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमा दूं। मुझे पता है कि तुम्हें बड़ा शौक है बाहर घूमने फिरने का, लेकिन मेरी जान, तुम्हें नहीं पता ना, यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए मौजूद हैं। अगर तुम मेरी कांच की गुड़िया हो, इसलिए हर वक्त कोई ना कोई धड़का लगा रहता है। वो इसे नजरों में समोते हुए बोला। अच्छा लाला, फिर तो मुझे भी धड़का लगा रहना चाहिए। इतना गब्रू और खूबसूरत लाला को भेड़नियों की नजरों से बचा बचा के कैसे रखना है? वो शरारत से बोली तो लाला कहकहा लगाकर हंसने लगा। वो आंखों में शरारत लिए उसे देखते हुए बोली। बदला तो तुमने जरूर लेना होता है। अच्छा, ज्यादा बातें ना भगारो, खाना लेकर आओ, बड़ी भूख लगी हुई है।
लाला ने मस्नुई संजीदगी से कहा तो वो मुस्कुराकर अपने छोटे से किचन में चली गई। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा-सा घर था। छोटा-सा किचन और एक वॉशरूम था। अहमद रज़ा इस इलाके में ट्रक ड्राइविंग करता था। वो पहले ड्राइवरों के साथ ही रहता था। लेकिन जब से उसकी छोटी बहन इधर आई थी, उसने अलहदा किराए पर एक मकान ले लिया था। पहले इसकी बहन लाहौर में अपनी माँ के साथ रहती थी। बाप का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था और कुछ महीने पहले माँ की भी वफ़ात हो गई। तो मजबूरन उसे अपनी बहन मिराल को इनके अपने पास लाना पड़ा। मिराल हद से ज़्यादा खूबसूरत, एक चुलबुली लड़की थी। कभी-कभी अपनी खूबसूरती से चिढ़ होने लगती, क्योंकि इसकी माँ और भाई उसे ज़्यादा कहीं आने-जाने नहीं देते थे। जहाँ भी जाती, तो इसके लिए रिश्ता ज़रूर आता था। ये एक बड़ा-सा अस्तबल था, जहाँ पर आला अली मूसा खान ने अपने घोड़े रखे हुए थे। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था और एक वो माहिर राइडर था। अपने घोड़े की ज़्यादातर वो खुद ही देखभाल करता था। पैंट के पांचे ऊपर किए वो पाइप लगाकर अपने घोड़ों को नहला रहा था। इसका मुलाजिम अमजद भी उसके साथ लगा हुआ था। खूबसूरत सिल्की बाल माथे पर आए हुए थे। ऊंचा लंबा हुबरू मूसा के लिए लड़कियां अपना दिल हथेली पर लिए फिरती थी। लेकिन हुस्न से लापरवाह उस नौजवान को कोई भी परिविश आज तक मुतासिर न कर सकी। वो अपने काम लगा हुआ था कि एक ब्लैक लैंड क्रूजर उसके पास आकर रुकी। बेसाख्ता नजरें उठाकर उसने असमत देखा तो मेहर खान अपनी तमाम तर खूबसूरतियों समेत उसकी तरफ आ रही थी। अली मूसा ने तासुब से अपनी गर्दन हिलाई, फिर अपने काम में मगन हो गया। हीर की टिक टिक करते वो उसके करीब आई। कैसे हो मूसा? वो उसके इंतहाई करीब आकर बोली तो वो आंखों में नागवारी लिए थोड़ा सा पीछे हटा। तंग ब्लू जीन्स, ऊपर रेड कुर्ता पहने स्कार्फ को कोले में लापरवाही से डाले। मेकअप से आरास्ता खूबसूरत चेहरा लिए वो किसी का भी दिल धड़का सकती थी। लेकिन यहाँ पर मुकाबिल अली मूसा खान था, जो किसी को भी अब तक अपनी निगाह इल्तफात के काबिल नहीं समझता था। क्यों आई हो यहाँ? वो अपने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला। सवाल तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या करने आई हूँ। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का दीदार करने आई हूँ अली मूसा खान। वो आंखों में मोहब्बत का जहां लिए उसे देख रही थी। अपने लाला को बताकर आई हो। वो हनूज अपने काम में मसरूफ था। एक तरफ इधर निगाह ही कर लो जालिम। वो इसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोली तो वो तंजिया मुस्कुराया। मुझे वाहियात लड़कियां देखने का कोई शौक नहीं है। ऐसा कहकर वो अपना घोड़ा बांधने के लिए अंदर चला गया। मेहर खान का चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख हो गया। आंखों में दो मोती चमकने लगे, लेकिन जल्द ही उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो भी मेहर खान थी, जिस पर अली मूसा खान की इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वो भी उसके पीछे अंदर की जानिब बढ़ी। तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? देखो तो सही अली, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितनी हदें फलांग कर इधर आई हूँ, और तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। वो जज्बाती होते हुए बोली। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम कोई भी हद फलांगो या मुझसे मोहब्बत करो। जाओ यहाँ से। वो सर्द मोहरी से बोला तो मेहर खान ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम कर अपने दिल पर रखा। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है मूसा, और ये मेरी सांसें सिर्फ तुमसे हैं। वो दीवानावार उसे देखते हुए बोली तो अली मूसा खान उसकी बेबाकी पर शशतर रह गया। उसका दिल किया कि वो इस लड़की को एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसने जब्त करते हुए उसका हाथ झटक दिया। लेकिन अली मूसा खान का दिल किसी के लिए नहीं धड़कता। चली जाऊं यहाँ से मेहर खान, इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो दूं और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं। वह चंघाड़ते हुए बोला तो एक लम्हे के लिए वो सहम गई। कुछ तो जुल्म करो, कुछ तो सितम करो। मैं तुम्हारा हर जुल्म और सितम सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी बेइतनाई की मार न मारो। ये कहते हुए वो उसके सीने से लग गई। अस्तबल की तन्हाई। अमजद खान इसका मुलाजिम तो मेहर खान को देखते ही गायब हो गया था। इस पर वो क़यामत उसके साथ लगी तो अली मूसा के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। तुम्हारा परवरदिगार कहाँ-कहाँ मौजूद नहीं है। वो हर लम्हा हाल पर तुम पर नज़र रखे हुए है। तुम अपने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमल के इसके सामने जवाबदेह हो। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी सुराख में घुस जाओ, उसकी हर लम्हा तुम पर गिरफ्त है। ये अलग बात है, किसी को इस वक्त गिरफ्त में ले लेता है और किसी की रस्सी ढीली छोड़ देता है। बीबी जान के ये अल्फाज उसके कानों में गूंजे तो उसे लगा कि सांप और बिच्छू इसके साथ लिपटे हुए हैं। एक लम्हे में उसने मेहर खान को झटके से पीछे हटाया और एक थप्पड़ इसकी खूबसूरत गाल पर जड़ दिया। तो तुमने साबित कर दिया तुम behzad खान की बहन हो। जैसा वो हवस परस्त है वैसे ही तुम भी हवस परस्त हो। वो उसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में फेंक कर अपने अस्तबल से रवाना हो गया और मेहर खान अपनी बेख्तियारियों पर मातम का नासी रह गई। आज वो पूरे 4 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस लौटी तो अनजाने खदशों का शिकार थी। ट्रॉली घसीटते हुए इधर उधर देखा।
तो सामने ही ज़ुहैब हसन अपनी आँखों पर काला चश्मा चढ़ाए खड़ा था। उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वक़्त के साथ-साथ वो और ज़्यादा हैंडसम हो गया था। एक लम्हे के लिए उसे देखकर आँखों ने कई रंग बदले। फिर उसने अपनी आँखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ा लिए। ब्लैक जीन्स पर व्हाइट कुर्ता पहने, व्हाइट ही स्टोल गले में डाले वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। गंधमी रंगत में अब सुर्खियाँ घुल गई थीं, जो उसके तीखे नैन नगोश को मज़ीद दिलकश बना रही थीं। वो इसके करीब आकर रुकी, तो सुहेब ने इसकी ट्रॉली से सामान उठाकर गाड़ी की डिक्की में रखा। मेरी बच्ची, राहत ने आगे बढ़कर गले लगाया। कितनी ही देर तक वो उसे खुद में भींचे खड़ी रही। ज़ुहैर को इस मंज़र से कोफ्त होने लगी। फुप्पो, चलें घर जाकर प्यार कर लीजिएगा। वो ये कहता हुआ गाड़ी में आ बैठा तो उसे सर्द मोहरी से देखती हुई गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के साथ गाड़ी में आ बैठी। कितनी खूबसूरत हो गई है मेरी बच्ची। राहत ने अपनी बेटी के हाथों को आंखों से लगाते हुए कहा तो ज़ुहैब ने मिरर से उसे देखा। एकदम से यशल के कानों में आज से 5 साल पहले अल्फाज गूंजने लगे। मेरे लिए वो सांवले ही रह गई थी। नहीं करनी मुझे इससे शादी। ज़ुहैब के इस अल्फाज ने उसकी ज़ात को अर्ज़ा कर दिया। 2 आंसू टूटने को बेताब थे जिनको छुपाने के लिए उसने ग्लासेस से आंखों को कवर कर लिया था। घर पहुंचने पर मामू और मुमानी ने इसका पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। आखिर को उनकी भांजी बहनों ने मुल्क से आला ग्रेड लेकर पाकिस्तान लौटी थी। तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो यशल, मुमानी ने इसका माथा चूमते हुए कहा, तो वो इस बात पर मुस्कुरा भी ना सकी। हल्का हल्का सा कोई दर्द उसके सीने में हलकूरे लेने लगा। बहुत थक गई होगी, अब थोड़ी देर आराम करना चाहोगी? वो इस वक्त तन्हाई चाहती थी। अंदर का दर्द बढ़ा तो उसे घुटन होने लगी। बच्चे, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। खाना खाकर आराम कर लेना। राहत अपनी बेटी के पास आकर बोली, नहीं मामा, मुझे अभी भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। ये कहती हुई वो अपने कमरे की तरफ चली गई, जिसको उसकी माँ ने उसके आने से पहले साफ सुथरा कर दिया था। वो कमरे में आते ही वॉशरूम में जा घुसी। कितनी देर तक अपने मुंह पर छींटे मारती रही, लेकिन जो आग अंदर लगी थी वो छींटे मारने से तो नहीं बुझती। अपना टची खोलकर एक सूट निकाला और नहाने के लिए चली गई। कितनी ही देर तक नहाती रही। नहाकर बाहर निकली तो सुहेब को अपने कमरे में बैठे हुए पाया। अपनी जगह पत्थर की हो गई। आप क्यों आए हैं यहाँ? एक लम्हे में ही उसने अपने आप को संभाला और अपने बाल साफ करते हुए बोली। ज़ुहैब तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर हैरान हो रहा था। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वो लड़की जो इसके सामने हर वक्त डरी और सहमी रहती थी, आज बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। ये चीज़ ज़ुहैब को हज़म ना हो रही थी। चलता हुआ उसके करीब आया और उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया। यशल को लगा वो अपना एतमाद खो देगी, जो उसने बड़ी मुश्किलों के बाद हासिल किया था। बहुत बदल गई हो तुम, वो इसे सरता पैर देखते हुए बोला। वक्त के साथ साथ हर इंसान बदलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तौलिए से बाल साफ कर चुकी थी। अब हेयर ब्रश उठाकर बालों को ब्रश करने लगी। खूबसूरत काले खुले गीले बाल उसके हुस्न को मजीद चार चांद लगा रहे थे। जुबेब हसन एक लम्हे को उसको देखकर रह गया। मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए हैं। वो उसे देखते हुए नॉर्मल से अंदाज में बोला। खैर मुबारक, अब आप जा सकते हैं। मैं कुछ देर आराम करना चाहूंगी। यशल के बर्फ जैसे ठंडे ठार लहजे पर एक लम्हे को वो भूंचका रह गया। एक कदम आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस हरकत पर अब यशल भूंचका रह गई। आला तालीम क्या हासिल कर ली? अपने आप को पता नहीं तुम क्या समझने लग गई हो। वो गुस्से से उसका चेहरा ऊंचा करते हुए बोला। हाउ डे यू टू टच मी। वो गुस्से से गुर्राती हुई इसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिस पर सुहेब के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। शायद एक बार भूल गई हो तुम कि तुम मेरी बीवी हो और जब चाहे तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। वो इसको मायनी खेज नजरों से देखते हुए बोला। बीवी? और रियली, मैं इस रिश्ते को तस्लीम ही नहीं करती। ये कहते हुए वो उसकी बाहों के हिसार को तोड़ते हुए बाहर निकली तो वो शॉक में चला गया। क्या कह रही हो तुम यशल? तुम अपने हवास में तो हो? वो सदमे और गुस्से की मिली-जुली कैफियत से बोला। अभी तो हवासों में आई हूँ मिस्टर सुहेब हसन। इस ख्वाब देखने वाली यशल को मैंने मार दिया है। अब ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है ना, कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसको आज से 5 साल पहले आपने रिजेक्ट कर दिया था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पुरएतमाद तरीके से बोली, तो ज़ुहैब हसन को दिन में तारे नजर आ गए। कुछ देर तक उसकी जुबान गंग रही। फिर वो सोचता हुआ कुछ उसके करीब आया। इसका मतलब है ये जो नई लड़की मेरे सामने आई है, वो अब अपनी रिजेक्शन का बदला लेगी। वो अब्रू उचकाकर संजीदगी से बोला। बदला लेना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। बस अब मैं फैसला करने के काबिल हो गई हूँ।
इसलिए चाहती हूँ कि एक अनचाहे रिश्ते से खुद को आज़ाद कर दूँ। वो सफ़ाकी की इंतहाओं पर थी। सुहेब हसन की ब्लैक आँखों का रंग बदला था। फिर वो इस्तेज़ाइया अंदाज़ में मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। अब तुम चाहकर भी इस रिश्ते की डोर से खुद को आज़ाद नहीं कर सकती, यशल सुहेब हसन। वह इसके चेहरे पर अपनी उँगली फेरते हुए बोला तो उसने बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया। मुझे ये सब पसंद नहीं है। आइंदा इस बात का ख़्याल रखना। यू कैन गो नाउ। वो गुस्से से फनकारी। लेकिन मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। इतने अरसे बाद एक बीवी बाहर से लौटे। एक हक तो ज़रूर बनता है माय डियर वाइफ। वो शोखी से बोलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। यशल के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। वो कहाँ उसके इस लहजे की आदी थी। प्लीज़ आप चले जाएँ यहाँ से। वो गुस्से से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर चीखते हुए बोली। तो ज़ुहैब एक लम्हे को परेशान हो गया, क्योंकि इसका लहजा बहुत अजनबी था। तुम बहुत थकी हुई हो, इसलिए ये ख्याल करते हुए जा रहा हूँ। नहीं तो इस कमरे में मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम भी नहीं। वो ये कहकर उस पर एक गहरी नज़र डालकर कमरे से बाहर निकल गया। तो वो भागती हुई दरवाजे तक गई, जल्दी से लॉक किया और दरवाजे के पास ही बैठती चली गई। उसके हलक से घुटी-घुटी चीखें बुलंद हो रही थी। दिल तो कर रहा था कि वो धाड़े मार-मार कर रोए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आते ही अपनी माँ और सब घरवालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। शाम अलम ढली तो चली दर्द की हवा। रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों। कहाँ गई हुई थी मेरी जान? बहज़ाद ने महर को गाड़ी से निकलते हुए देख लिया था, इसीलिए दरवाजे के पास ही खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगा। वो अपनी रो में ही अंदर आ रही थी कि बहज़ाद ने उससे पूछ लिया। किसी दोस्त से मिलने गई थी। वो नज़रें चुराकर बोली तो बहज़ाद ने इसके चेहरे को गौर से देखा। क्या हुआ है तुम्हें? वो इसकी सूजी हुई आंखों को देखते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ लाला, बस मेरी दोस्त की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा परेशान थी। वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में उसे देखते हुए बोली और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बहज़ाद उसकी बेरुखी बर्दाश्त कर गया क्योंकि वो अपनी इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करता था। वरना किसी और की जरूरत नहीं थी कि बहज़ाद के साथ इस तरीके से पेश आए। रेहान, वो गुस्से से धाड़ा था, जिस पर रेहान भागता हुआ उसके पास आया। वो इसका बहुत खास आदमी था। आज से तुम्हारी ये ड्यूटी है। जब भी मेहर खान घर से बाहर निकले, तो इसकी मुझे फ़ौरन इत्तला दो। अगर मैं यहाँ पर मौजूद ना हूँ, तो इसके पीछे जाना और बहुत एहतियात से। इसको इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। और जिधर भी वो गई, तो मुझे इत्तला करोगे। और हाँ, एक बात और, अगर ये बात तुमने किसी और को बताई, तो ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लो। वो इसके सर पर ज़ोर से उँगली मारते हुए बोला तो रेहान जो नज़रें झुकाए खड़ा था उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि behzad खान जो कहता है वो करके दिखाता है। साहब, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। वो सर झुकाए हुए बोला तो behzad खान उसे देखता हुआ वहाँ से चला गया। उधर मेहर खान अपने कमरे में आकर तोड़-फोड़ करने लगी। उसने ड्रेसिंग के सामने अपनी सारी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें उठाकर पटक कर नी इधर-उधर फेंक दी। तब भी उसका अंदरूनी खलफशार कम ना हो सका। क्यों हो तुम इतनी कठोर? क्यों हो तुम इतनी संगदिल? तुम्हें क्या मेहर खान की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? ना मेरी खूबसूरती, ना मेरी दीवानगी। कैसे तुम मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दे गए? उसने सारे कमरे का हशर-नशर कर दिया। लेकिन दिन में जो हशर बरपा था वो कम ना हो सका था। मूसा खान फार्म हाउस से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ जहाँ पर इसके दादो इसका और दादो इसका काका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आ गया मेरा बच्चा। वो उसे देखते हुए बोली तो वह करीब आकर अपनी दादों के हाथ चूमने लगा। तो इनके अंदर का सुकून उतर गया। खाना लगवाऊं? इसका माथा चूमते हुए वो बोली। नहीं दादू, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। थोड़ी देर आराम करना चाहूंगा। वो ये कहते हुए जाने लगा तो वो पीछे से इसको पुकारने लगी। अली, कोई बात हुई है क्या? वो उसे जांचती हुई नजरों से देखते हुए बोली। वैसे ही थका हुआ हूँ बीजान। वो निगाहें चुराकर बोला तो दादू का शक यकीन में बदल गया। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर बोली तो उसे लगा कि वो कभी अपनी दादू से झूठ नहीं बोल सकता। महर आई थी मुझसे मिलने के लिए। वो नॉर्मल अंदाज में बोला लेकिन इसका लहजा गैर मामूली था। क्या फिर से इसका सवाल मोहब्बत था? दादू ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आपको कैसे पता? वो अपने दादू के सवाल पर थोड़ा हैरान हुआ था। लड़की तो बड़ी अच्छी है। काश वो behzad खान की बहन न होती। वो मध्यम सी आवाज में बोली तो मूसा खान ने चौंक कर इन्हें देखा। अगर वो behzad खान की बहन ना भी होती, तब भी मुझे ऐसी बेबाक लड़कियां पसंद नहीं है।
लड़कियों को तो शर्म और हया का पैकर होना चाहिए। वो पुरसोच अंदाज में बोला। निगाहों के सामने मेहर खान का बेबाक अंदाज घूम गया। दादो ने आगे बढ़कर पोते की पेशानी चूम ली। कितनी लड़कियां तुम्हारे लिए देख चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कौन होगी जो तुम्हें पसंद आएगी। वो परेशानी से बोली। बीजान क्यों परेशान होती हैं? जब कोई पसंद आएगी तो अली मूसा खान उसे घर लाने में देर नहीं लगाएगा। उसने अपनी दादो सदीका बीबी को देखते हुए कहा, मेरी दुआ है कि जल्द ही जल्द मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे सर पे सेहरा देखूं और तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। वो हसरत से बोली तो अली मूसा ने आगे बढ़कर अपना सर अपनी दादो की गोद में रख दिया। पहले इस बच्चे को तो खिला ले। वो मुस्कुराता हुआ शरारत से बोला तो दादो बेसाख्ता आगे बढ़कर इसका सर चूम गई। अली मूसा खान जब 16 साल का था तो इसके वालिदैन का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तब से इसकी दादो ही इसका वाहिद सहारा थी। अली मूसा खान और behzad खान के वालिद आपस में कजन थे। बाप दादा की आबाई जमीन पर बरसों से तनाजात चल रहे थे, जो आज तक न हल हो सके। अली मूसा खान बहुत खूबसूरत और दलेर नौजवान था। behzad खान की बहन मेहर अली खान मूसा खान की मोहब्बत में पागल थी, जबकि इस पूरे इलाके में तकरीबन behzad खान का ही कब्जा था। अली मूसा खान की दादो सदीका बीबी ने उसे उनके तनाजात से हत्तल इम्कान दूर रखने की कोशिश की थी। पहरजाद behzad खान इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा रईस था, जबकि अली मूसा खान की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। उसने घोड़े पाल रखे थे और एक कपड़े की फैक्ट्री थी जो वो चला रहा था। वो दौलत के पीछे भागने वाला इंसान नहीं था। behzad खान को वो परी चेहरा नहीं भूल रही थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी दूसरी सड़क की तरफ मोड़ दे। ड्राइवर ने लैंड क्रूजर अपने मालिक के कहने पर छोटे से घर के सामने हैरानी से रोक दी और गाड़ी से बाहर निकलकर एक साइड का दरवाजा खोला तो behzad खान अपने पूरे गरूर से बाहर निकला और सामने छोटे से घर के दरवाजे को हल्के से बचाया। मिराल जो अहमद ताला के घर के से जाने के बाद घर की सफाई कर रही थी, दस्तक पर चौंक उठी। दुपट्टा उठाकर सर पर लिया और दरवाजा खोला तो एक नौजवान को दरवाजे पर खड़े देखकर पहले तो हैरान हुई। behzad खान उसे देखकर तो बिन पिए ही बहका था। मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर वो खासी बदमजा हुई थी। जी, क्या काम है? चेहरे पर नागवारी दर आई तो behzad खान को होश आया। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। वो नजरें इसके वजूद के आर पार करते हुए बोला तो मिराल अंदर तक डर गई। ठीक है, आप इधर खड़े हो, मैं पानी लेकर आती हूँ। उसने दरवाजा बंद करना चाहा तो behzad खान ने अपना हाथ दरवाजे पर ही रख दिया। डर क्यों रही हो मुझसे? मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, पानी लेकर आओ। बहुत मेहरबानी होगी। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने बढ़ा। दरमियाना कद, सुर्ख सफेद चेहरा, गाल पर एक काला सा निशान behzad खान के चेहरे को एक अजीब सी ही लुक देता था। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें मिराल को अंदर तक डरा गई थी। उसने अंदर आकर गिलास में पानी डाला और बाहर की जानब बढ़ी। behzad खान ने इशारे से ड्राइवर को गाड़ी से निकल जाने का कहा तो रुस्तम खान चुप करके गाड़ी से नीचे निकलकर दूर जाकर खड़ा हुआ। मिराल ने उसे पानी पकड़ाया तो behzad खान ने इसका पूरा हाथ छुआ, जिस पर उसकी खश्मगीन निगाहों ने उसे घूरा। लेकिन मुकाबले को किसे परवाह थी? उसकी नजरों में एक अजीब सी हवस टपक रही थी। मिराल ने अपना रुख दूसरी जानब मोड़ दिया, लेकिन एकदम उसकी गाड़ी में नजर पड़ी तो पानी की बोतल तो गाड़ी में मौजूद थी। मिराल के रहे सहे औसान खता होने लगे। वो जल्दी से घर की तरफ भागी। behzad खान उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। उसके पीछे भागकर दरवाजे पर हाथ रख दिया। क्यों डर रही हो बेबी? मैंने तो अभी तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। वो दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर बोला। आपकी गाड़ी में पानी तो मौजूद था, फिर आपने मुझसे ये पानी क्यों मांगा? वो अब हिम्मत करके बोली। अंदर से तो वो बड़ी डरी हुई थी। बहुत प्यास लगी है behzad खान को, जो पानी से तो बुझने वाली नहीं है। इधर रोड के दूसरी तरफ जो बड़ा बंगला बना हुआ है, वो मेरा घर है। कभी चक्कर लगाना, तुम्हें हीरो में तोल दूंगा। वो उसे सर पैर देखते हुए बोला तो मिराल बेसाख्ता अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लग गई, जिस पर उसके चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट उभरी। अपने आप को ढकने का कोई फायदा नहीं है बीबी। तुम मेरी हो सर से लेकर पांव तक। बहुत जब तुमने इस भतीजे डब्बे से अपने आलिशान बंगले में ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो मिराल एकदम डर के पीछे हटी, जिस पर वो कहकहा लगाकर हंसने लगा। एक दफा हाथ तो आओ, सारे डर निकाल दूंगा। वो इसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए बोला। प्लीज, आप चले जाएं यहाँ से। मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। चेहरे पर नागवारी ही नागवारी थी, जिस पर behzad खान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो गुस्सा करके अपना काम खराब नहीं करना चाहता था। सोचने का टाइम दे रहा हूँ। कल मैं अपने आदमियों को भेजूंगा, उसके साथ मेरे बंगले पर आ जाना।
کیونکہ بہزاد خان کو اس طرح کے گھر کے سامنے بار بار آنا اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کے گھر کی طرف دیکھ کر حقارت سے بولا، پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ چٹک کر بولی، اپنے اوپر چیخنے والوں کی زبان کھینچ سکتا ہوں لڑکی، لیکن تمہاری بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس پر بھرپور نگاہ ڈال کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور رستم کو دور سے ہی اشارہ کیا، جو اپنے مالک کے اشارے کا ہی منتظر تھا، جبکہ میرال نے جلدی جلدی دروازہ بند کر دیا۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اب کر رہی تھی۔ کیا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ بے ساختہ ہی یہ کلمات زبان سے ادا ہوئے۔ وہ سارا دن پریشان رہی کہ وہ لالا کو بتائے کہ نہ بتائے، لیکن لالا کو بتانے کی اس کی ہمت بھی نہ ہو سکی۔